नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं हमारे ये खास शो न्यूज एट 10 के साथ। आज हम चर्चा करेंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर। किरेन रिजिजू ने कहा, किसी को भी नहीं है देश को बदनाम करने का अधिकार। कहा, राहुल ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से डुबाया। संसद में लगातार हो रहे हंगामे के बीच बजट सत्र का दूसरा चरण जारी। दोनों सदनों में आज भी अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर होगी चर्चा, तो वहीं उच्च सदन में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा प्रस्तावित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 6 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति आज आईएनएस विक्रांत का करेंगी दौरा। कोची में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति ध्वज। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज फिर ईडी के समक्ष होगी पेशी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज से बिजनेस 20 की बैठक की शुरुआत। बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का मिलेगा मौका। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी गारसेटी के नामांकन पर अमेरिकी सीनेट ने लगाई मोहर। FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार दी शिकस्त। 19 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज। तो ये तो थी सुर्खियां अब तक की। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमने देखा है कि लगातार हमलावर बनी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। रिजिजू ने कहा है कि किसी को भी देश को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। रिजिजू ने यह भी कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करके पूरी तरह डुबो दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। देश में राहुल गांधी सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन लंदन में जाकर उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया,
अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। और अनुज यादव हमारे सहयोगी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखा जाए काफी गंभीर आरोप लगाए हैं किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर, लेकिन आप चूंकि राजनीतिक गलियारों में रहते हैं, आप जमीन पर रहते हैं और आप जानते हैं जनता क्या बोल रही है। अगर हम देखें तो जनता के मन में ये सब बातें बहुत पहले से हैं। अंदर खाने लोग बात करते हैं कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं विदेश की धरती पर जाकर और किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है और केंद्रीय कानून मंत्री ने किरेन रिजिजू ने भी इस बात को कहा कि लोकतंत्र के अंदर बोलने की सभी को आजादी है। और इस बात का उदाहरण भी शैला दिया कि बजट सत्र के पहले हिस्से में राहुल गांधी ने संसद के अंदर खूब बोला, खूब अनाप शनाप बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई किसी तरह की टिप्पणियां की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप देश के अंदर सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, जब आप अपनी यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, तब आप हर जगह बोल रहे थे, सरकार को लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब आप विदेशी धरती पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचा नहीं है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, जुडिशरी अपना ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर इस तरह की बातें राहुल गांधी, वो भी एक संसद के सदस्य होने के नाते, अगर वो इस तरह की बातें विदेशी धरती पर जाकर करेंगे तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस बात को कहा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से किरेन रिजिजू ने, क्योंकि वो कानून मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि आप संसद के सदस्य हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के अंदर बढ़ाया जाए। और आप संसद सदस्य होने के बावजूद भी आप संसद के कार्रवाई पर आरोप लगाते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, जबकि पूरी रिकॉर्डिंग इस बात की गवाह है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजट भाषण पर राहुल गांधी हैं और उसके बावजूद भी इस तरह के अनाप शनाप जो है आरोप लगाना निश्चित तौर पर ये कई बार अनुज हमने ये देखा है कि वो जो बोलते हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जी, वो जो बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं, कल उसी बात को किसी और तरीके से प्रिटेंड करते हैं, वो अपना कहा खुद ही भूल जाते हैं और कहां वो क्या नहीं बोलते हैं। देश में ये सबने देखा है। और जब हम बात करते हैं संसद की, वो खुद संसद के सदन के मेंबर हैं और इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देनी चाहिए। आप देखिए कि पिछले कई सत्र बर्बाद हो चुके हैं जिसमें ठीक तरह से विधायी कामकाज नहीं हो सका और वही सब कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि आप जो बोलते हैं उसका नुकसान खुद कांग्रेस को होता है। कांग्रेस पार्टी अगर आज डूबी है तो राहुल गांधी के अनाप शनाप बयानों से ही डूबी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस डूबे और राहुल गांधी कुछ भी बोले, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो अनाप शनाप बोलना है बोले। लेकिन जब बात देश की आएगी, देश के बारे में अगर वो अनाप शनाप बोलेंगे तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। इसीलिए लगातार संसद के अंदर भी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग रही है, भाजपा सांसदों की मांग रही है कि राहुल गांधी को न सिर्फ देश से माफी मांगनी चाहिए बल्कि संसद के अंदर आकर उनको माफी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने संसद के ऊपर भी यह सवाल उठाया है कि उनको बोलने की आजादी संसद के अंदर नहीं दी जाती है। तो यह एक गंभीर आरोप है और गंभीर मुद्दा लगातार बनता जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है। शैला, अनुज, प्रामाणिकता भी बहुत जरूरी होती है। जब आप किसी बात को कह रहे हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप उसके क्या प्रमाण है आपके पास? आप बिना किन्हीं प्रमाणों के आप विदेश की धरती पे जाते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है? अगर आता है तो फिर उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, बिल्कुल इस तरह के सवाल मीडिया के लोगों ने भी पूछे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से पूछे हैं, सांसदों से पूछे हैं, और आज तो खुद केंद्रीय कानून मंत्री थे, यही सवाल बिल्कुल पूछा गया कि भाई क्या उनके खिलाफ इस तरह का मामला भी बनता है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि देखिए, ये देशद्रोह का मामला बनता है, नहीं बनता है, नियम के हिसाब से क्या मामला बनता है, निश्चित तौर पर ये संसद की समिति इस मामले को देखेगी और देश का कानून भी देखेगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर सबसे पहली अगर कोई मांग है तो ये है कि सबसे पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को संसद के अंदर माफी मांगनी चाहिए। और इस बात को भी कहा कि अगर आने वाले समय में अगर अवमानना का किसी तरह का कोई उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर इस मामले को सरकार भी देख रही है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी इस मामले को देख रही है कि क्या मामला उनके खिलाफ बनता है और किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप अनुज राजनीतिक गलियारों में हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं आज राहुल गांधी आएंगे? देखिए, राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे ये तो एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जब से ये मामला गंभीर मामला बना है, मुद्दा बना है, तब से वो संसद के अंदर नहीं आए हैं। और जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार जो है वो भी हंगामा कर रहे हैं। हालांकि वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, अडानी के जो मामले सामने आए थे उसको लेकर, लेकिन जब सरकार उनसे पूछती है कि भी सबसे पहले आप राहुल गांधी के ऊपर पूछिए, जो बयान दिए हैं, जो देश को बदनाम करने का काम किया है, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं देश की डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर और मीडिया के ऊपर, आकर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन लगातार कांग्रेस जवाब देने से लगातार बच रही है और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो संसद की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। ये लोग वेल में आकर हंगामा करते हैं, सड़कों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बुनियादी सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने बना हुआ है, राहुल गांधी के बयानों को लेकर, आखिर कांग्रेस उससे क्यों बच रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्यों बच रही है, क्यों इसका जवाब नहीं दे रही है, क्यों माफी नहीं मांग रही है, कई सवाल बने हुए हैं। अनुज, आप अपनी नजर बनाए रखिए संसद के सत्र पर। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यस यस, मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज 10। तो सवाल एक ये बना हुआ है कि क्या आज भी सदन चल पाएगा, जबकि सदन में कई अहम विधायी कामकाज हैं जो लिस्टेड हैं। आज लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2023-24 के बजट पर चर्चा होनी है, तो वहीं विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। उच्च सदन की कार्यसूची में कपड़ा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही सदन के पटल पर कई विभागों का प्रतिवेदन पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने विभाग के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य देंगे।
और अब अगली खबर, तेलंगाना में बीआरएस की विधायक और नेता की कविता अब से थोड़ी देर में दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होंगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर आरोप लगे हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। तब ईडी ने कहा था कि करीब 9 घंटे तक चली इस पूछताछ के दौरान कविता ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने से कतराती रही। पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ था, जो करीब रात 8 बजे तक चलता रहा। वहीं इस मामले में कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने बुधवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। और दिल्ली आबकारी नीति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ से पहले बीआरएस नेता की कविता के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के समन के खिलाफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जिस दौरान यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, तेजस्वी नाबालिग थे। इसके अलावा तेजस्वी ने दिल्ली में पूछताछ का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो बिहार में भी कर सकती है। तो दोनों ही मामलों में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, दोनों ही मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात हम करें कि कविता की, तो वो आज अब से कुछ देर में ईडी के समक्ष पेश होंगी। पिछली सुनवाई में हमने देखा उन्होंने कोई खास कुछ जवाब दिया नहीं और जवाब देने से कतराती रही, नानुकुर करती रही। अभी क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल शैला, अब से थोड़ी देर के बाद ही कि कविता यहाँ पर पहुँचेंगी और मेरे पीछे जो ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है वो ईडी का ऑफिस है और यहीं पर उनसे जो पूछताछ है वो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। मैं कुछ दृश्य आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की यहाँ पर अभी स्थिति है। आप अगर देखें तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं। मीडिया का पूरा जवाबवाड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यही वो रास्ता है जहाँ से के कविता ईडी मुख्यालय के अंदर जाएंगी और वहाँ पर उनसे जो पूछताछ है वो की जाएगी। पिछली बार 9 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन वो ईडी के सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रही थी। बार बार ये कह रही थी कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानती कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उससे किस तरीके से मुझे लिंक किया जा रहा है। जबकि ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सामने तमाम तथ्य रख रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपकी किस किस तरह से भूमिका है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ईडी ने अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया है। अरुण पिल्लई जो साउथ की लॉबी है उसका एक चेहरा थे, उन्हीं के आधार पर जो डील है वो की जा रही थी, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो भूमिका थी वो के कविता की थी। और अरुण पिल्लई ने खुद के कविता का नाम भी लिया था सुनवाई के दौरान। देखिए, बिल्कुल अरुण पिल्लई ने नाम भी लिया था और बताया भी था कि किस तरीके से जो साउथ की लॉबी है वो दिल्ली के अंदर शराब पॉलिसी को लेकर किस तरह से लीड कर रही थी, किस तरीके से 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई गई थी। समीर महेंद्रू जिसको गिरफ्तार किया था सबसे पहले, समीर महेंद्रू और के कविता की बातचीत भी हुई थी। समीर महेंद्रू की जो इंडो स्पिरिट है उसमें करीब 65% की जो हिस्सेदारी है वो के कविता और उनके सहयोगियों की है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समीर महेंद्रू है उन्होंने अपनी कंपनी से 1 करोड़ की जो रकम है वो राधा इंडस्ट्रीज, जो दिनेश अरोड़ा जो दिल्ली के कारोबारी हैं,
और जो मनीष सिसोदिया के काफ़ी करीबी हैं उनको ट्रांसफ़र की थी। और दिनेश अरोड़ा जिनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी, संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात कराई, वहीं विजय नायर से मुलाकात होती है और उसके बाद अरुण पिल्लई संपर्क में आते हैं। अरुण पिल्लई जब संपर्क में आते हैं तो के कविता उस साउथ लॉबी से पीछे से कह सकते हैं कि एक तरह से बैटिंग कर रही थी। तो एक ये बड़ा कार्टेल है और दिल्ली की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी है। यही कारण है कि उनसे पूछताछ किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। पिछली बार वो सवालों के जवाब ज़्यादातर टालती रही, लेकिन आज ईडी के मुख्यालय में अरुण पिल्लई भी मौजूद है, इसके अलावा बुच्चू बाबू भी मौजूद हैं। बुच्चू बाबू के कविता के पुराने अकाउंटेंट रहे। अब के कविता यहाँ पहुंचेगी तो सीबीआई के सवालों के जवाब के साथ साथ इन तीनों लोगों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल पूछताछ की जाएगी। एक और मामला है, जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी मामला है, उनकी भी आज सुनवाई करेगा उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला है उसमें कहीं ना कहीं उन पर भी आज आती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो इसकी दुहाई ये दे रहे हैं कि मैं उस समय नाबालिग था। तो अगर वो उस समय नाबालिग थे तो क्या सुनवाई अब नहीं हो सकती? क्या अब उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ हो सकती है कि अगर कोई पिता अपने नाबालिग बेटे के नाम पर जो संपत्ति है वो ट्रांसफ़र करता है, या जो संपत्ति है जब बेटा बालिग होता है उस समय ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि आखिर ये जो संपत्ति है वो किस तरीके से आई है, उसमें जो लेन देन है वो किस तरीके से दिखाया गया है, और यही जो जानकारी है वो सीबीआई चाह रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 150 करोड़ का बंगला जो दिल्ली के पॉश इलाके में है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा गया, 4 मंजिला वो बंगला है, तो वो मात्र 4 लाख रुपए में कैसे आपको हासिल हो जाता है जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ की है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव ये टर्म एंड कंडीशन जो जांच एजेंसी है उसके सामने लगाते हैं कि वो पूछताछ दिल्ली में नहीं करेंगे, जबकि दिल्ली में वो इस बंगले में रह भी रहे थे जिस समय सीबीआई पहुंची थी, और जो दूसरी जांच एजेंसियां जब इस मामले में छानबीन कर रही थी तब तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित इसी बंगले में रह रहे थे। तो आखिर दिल्ली में जो पूछताछ है उसमें क्यों नहीं शामिल हो सकते? कोर्ट के सामने भले ही ये दलील दे रहे हो कि वो उस समय नाबालिग थे और उनका इस केस से लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास तथ्य मौजूद हैं, सीबीआई के पास ये तमाम जानकारी है कि किस तरीके से जॉब के बदले जमीन ट्रांसफर की गई थी और लालू प्रसाद यादव के परिजनों के नाम ये ट्रांसफर हुई थी जमीनें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अबू दोजाना, जिसको 7.5 लाख की जमीन, 4 जमीनें 3.5 करोड़ से ज़्यादा में बेची गई थी, उससे जो पैसा हासिल हुआ था वो तेजस्वी यादव के खाते में ट्रांसफर हुआ था। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तेजस्वी यादव को देने होंगे, भले ही वो हाई कोर्ट में गए हैं। अब हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, हाईकोर्ट किस तरह से दिशा निर्देश देता है, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उन्हें सीबीआई के सवालों के जवाब देने होंगे और सीबीआई जहां उनसे पूछताछ करना चाहेगी वहां उनको शामिल होना होगा। बिल्कुल। और जब अगर आप सही हैं, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो आपको जवाब देने में डर कैसा? ये सब संवैधानिक इकाइयां हैं, अगर वो कोई सवाल पूछती हैं तो आप साफ तरीके से उसका जवाब दीजिए, फिर जो होता है वो देखा जाएगा। लेकिन आप जवाब देने से ही बच रहे हैं, तो इसी में कहीं ना कहीं एक सोच क्रिएट होती है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों पे आप लगातार सवाल खड़े करते हैं और आपने देखा भी है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत भी दी है लैंड फॉर जॉब के इस मामले में। एक तरफ आप जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हो, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हो, दूसरी तरफ न्यायपालिका अगर आपको रिलीफ देती है तब आपका जो दोहरा रवैया है वो सामने नहीं आता। तो निश्चित तौर पर ये दोहरा रवैया है और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब उनको देना होगा। और जिस मामले को लेकर जांच चल रही है वो बंगला उनका दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में ही 150 करोड़ की संपत्ति है उस बंगले की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और आप दिल्ली में अगर यहाँ पर रहते हैं उस बंगले का जाहिर सी बात है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन भी बनता है, आपको सवालों के जवाब भी दिल्ली में देने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज, हमने एक ये बीते काफी समय से एक ट्रेंड भी देखा है कि विपक्ष के लोग किसी घोटाले में फंसते हैं या कोई उन पर आंच आती है तो वो फौरन, एक ट्रेंड है ये कि वो फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने लगते हैं, इल्जाम लगाने लगते हैं कि भाई हमने उनके खिलाफ बोला तो हमारे साथ ऐसा हो गया, जबकि उन्हें सच्चाई पर आना चाहिए, अपनी बातों का जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
और फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत आज कोची जाएंगी। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति आज कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी और INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति कल कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। इसी दिन वो तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम वो कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। उसके अगले दिन 19 मार्च को राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज से G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक शुरू होगी। इस बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता को दिखाने का अवसर मिलेगा। पूर्वोत्तर में आयोजित होने वाली 4 व्यापार शिखर बैठकों में से ये तीसरी बैठक है। B20 आधिकारिक G20 संवाद का मंच है, जहां विश्व के व्यापारी समुदाय और संबंधित विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। B20 सम्मेलन में जैविक खेती के बारे में विशेष रूप से बातचीत की जाएगी, तो वहीं स्टार्टअप 20 बैठकें 18 और 19 मार्च को गंगटोक में आयोजित की जाएंगी। और आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर पूरा देश हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत को सलाम करता है। भारत ने मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के माध्यम से नियमित टीकाकरण को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा की धानपुर सीट से निर्वाचित विधायक प्रतिमा भौमिक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिमा भौमिक केंद्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री हैं। नियमानुसार वो एक साथ विधायक और सांसद नहीं हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। सदन के अस्थायी अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बिनोय भूषण दास ने कहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के मुलुंड इलाके की जागृति सोसाइटी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर 80 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। बीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीढ़ियों से लेकर छत तक कुल 80 लोगों को बचाया गया है। वहीं जो लोग बेहोशी की हालत में पाए गए, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएमसी के मुताबिक इन सभी लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते कहर पर रोकथाम के कई उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन्फ्लुएंजा से बचाव के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं।
अस्पताल में काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। लोक बंधु अस्पताल में H3N2 वायरस के लिए विशेष वार्ड स्थापित किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा है कि ये वायरस घातक नहीं है, इससे बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। जो भीड़ भाड़ में लोगों ने इंटरेक्ट किया और इसकी वजह से तो ये संख्या थोड़ी सी हम लोगों के यहाँ बढ़ी हुई दिख रही है। और इसका उपाय भी बहुत ही, बचने का भी उपाय बहुत ही सरल है। जो 3 साल से हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल में चल रहे थे, कोविड के नियम से चल रहे थे, अगर हम उसी नियमों का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में कम से कम जाएं, तो इस वायरस से बचा जा सकता है। ये समस्या 15-20 दिन, महीने भर की ही रहने वाली है। इसके बाद ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST मेधावी छात्रों का एक समूह आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। वित्तीय साक्षरता के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में उनका ये टूर आयोजित किया गया है। इस समूह में 39 छात्र और 29 छात्राएं शामिल हैं। छात्रों के साथ उनके शिक्षक भी इस समूह में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 3 आकांक्षी जिलों विजयनगरम और विशाखापत्तनम और YSR और तमिलनाडु के 2 आकांक्षी जिलों विरुधुनगर और रामनाथपुरम से ये छात्र आए हुए हैं। अपने दौरे के दौरान छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रीय समर स्मारक और अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा छात्र वित्तीय साक्षरता पर आयोजित एक सत्र में भी भाग लेंगे। और सवाल ये कि क्या हमारे देश में स्मार्टफोन के लिए एक नए सिक्योरिटी टेस्टिंग यानी कि सुरक्षा परीक्षण की योजना बन रही है, और क्या ये पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस पर भी कार्रवाई करेगा? इन दोनों सवालों के जवाब आपको जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में स्मार्टफोन्स को लेकर सुरक्षा परीक्षण की एक नई योजना बन रही है। रॉयटर्स की इस न्यूज का स्क्रीनशॉट भी इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस तरह का कोई भी दावा बिल्कुल झूठा है और भ्रम फैलाने वाला है। PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की जांच की है और इसकी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से रॉयटर्स न्यूज का लिंक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि कोई सुरक्षा परीक्षण या क्रैकडाउन नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक है। तो आपको बता दें कि जब भी इस तरह की कोई खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं उसका रास्ता देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए, टेलीग्राम के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके व्हाट्सएप पर या इस तरह के कोई वीडियोस आते हैं या इस तरह की कोई खबर वायरल होती है तो आप उसके बारे में हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब अगली खबर, खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी को बढ़ावा देने के साथ ही कई शहरों के ग्रामीण इलाकों में प्रदर्शनी लगाकर वहां के रहने वाले लोगों और कुटीर उद्योगों के उत्पादन को भी बाजार देने का काम करता है। ऐसी ही एक प्रदर्शनी का आयोजन वाराणसी में होने जा रहा है। इस पर वाराणसी खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मंत्रालय का खादी ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी में बहुत कार्य कर रहा है और इसी कार्य को जो छोटे उद्यमी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करता है। ऐसी ही तैयारी है जो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी वाराणसी में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वाराणसी खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक SP खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, ये क्या योजना आपकी है और कहाँ कहाँ के विशेषज्ञ जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शनी में स्टॉल लगाई जाएंगी? हमारे यहाँ जो हम खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो एक विज़न है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे छोटे उद्यमी खादी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। तो इसी के तहत हम विभिन्न राज्यों में और जिलाओं में हम लोग
प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर बनारस में किया है। हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे पीएमईजीपी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। तो हमारी ये प्रदर्शनी 17 तारीख से लगने जा रही है, जिसका उद्घाटन हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय श्री मनोज गोयल जी, वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो इनमें क्या स्पेशलिटी, जो अलग अलग राज्यों से आएंगे, खादी ग्रामोद्योग जो उनको मदद दे रहा है, रोजगार दे रहा है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी? हम खादी ग्रामोद्योग आयोग तो विभिन्न तरह की हर क्षेत्र में मदद देता है। खादी की संस्थाओं को मदद देता है खादी के उत्पादन के लिए, और जो ग्रामोद्योग के लिए हम लोग ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, जो छोटे जो अपने हाथ से काम करने वाले हैं, उनको भी हम लोग मदद देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर भी जो विभिन्न राज्यों से जो आएंगे, जैसे बीकानेर से पापड़ भुजिया के स्टॉल भी आएंगी, भारत के और राज्यों से भी स्टॉल्स यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ पर कई प्रदेशों से स्टॉल लगेंगे और उनकी अपनी विशेषज्ञता है। कोई खादी के लिए है, कोई पश्मीना शाल के लिए है, राजस्थान से जो पापड़ और भुजिया के लिए है। तो इस तरह के खान पान की भी चीज़ों का प्रदर्शनी होगा और वस्त्रों का तो होगा ही, जो आजकल खादी की बूम है पूरे देश में। और ख़ास तौर से वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपने मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी कड़ी में लोगों से स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कहा था कि अब साफ सफाई रखना लोगों के लिए जन आंदोलन बन गया है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए, और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास की राह खुलने जा रही है। केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार 4,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। प्रोग्राम के तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गांवों के विकास के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया
सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और गर्मियों के मौसम में बेजुबान जानवरों और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सराहनीय पहल की गई है। कोयम्बटूर की पुलिस प्रशासन ने पानी के बर्तन वितरित किए हैं ताकि सूरज की तपिश से परेशान बेजुबानों की प्यास बुझ सके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आपको बता दें, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। अमेरिकी सीनेट ने गारसेटी के नामांकन पर मुहर लगा दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में उनका नामांकन को सीनेट में 52-42 से मंजूरी मिली। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से अधिक समय से खाली था। एरिक को राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी माना जाता है। 50 साल के एरिक राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के चुनाव अभियान का हिस्सा थे। भारत में राजदूत बनाए जाने के बाद वहीं एरिक गारसेटी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो भारत में महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के दौरे पर है। सीरियाई राष्ट्रपति ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति पर अपना समर्थन जताया। सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में रूस नवनाजियों के लिए लड़ रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सशस्त्र बलों का सहयोग करने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति का आभार जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक राजनीतिक की स्थिति को स्थिर किया जा सकता है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उल्फ क्रिस्टरसन की यात्रा पर कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना जरूरी है। जर्मन चांसलर ने कहा है कि हमारा लक्ष्य इसे जल्दी पूरा करना है और स्वीडन को बहुत जल्दी नाटो का सदस्य बनाना है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नाटो में तेजी से प्रवेश की उम्मीद कर रहे हैं।
और हंगरी में बुधवार को सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 1000 से अधिक लोगों ने बुडापेस्ट की सड़कों पर अपना विरोध जताया। ऑस्ट्रियाई शासन के खिलाफ 1848 की क्रांति के प्रतीक में शिक्षकों छात्रों ने हीरोज स्क्वायर से शहर तक एक 48 मीटर लंबे हंगरी के झंडे को लेकर मार्च किया। प्रदर्शनकारी उच्च वेतन, शिक्षकों की कमी के समाधान और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। और मध्य कोलंबिया में कोयले की एक खदान में जोरदार विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग लापता हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि बचावकर्मी खदान में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय गवर्नर ने कहा कि खदान में मीथेन गैस के जमाव से विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण भारी संख्या में मलबा खदान के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो गया है। साथ ही साथ जमीन नीचे की ओर धंस गई है। इस कारण रेस्क्यू अभियान में लगे 100 से अधिक बचावकर्मियों के लिए पीड़ितों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। और भूकंप के बाद अब तुर्की बाढ़ की चपेट में है। तुर्की के 2 प्रांतों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दक्षिण पूर्व प्रांत सानलियोरफा के और अदियामन प्रांत में बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को पानी से भरे राहत शिविरों से निकाला गया है। इन शिविरों में भूकंप में बचे लोग शरण लिए हुए थे। मरीजों को भी अस्पताल से बाहर निकाला गया है। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि दोनों प्रांतों में से प्रत्येक में बचाव अभियान में 1 दर्जन से अधिक लोग गोताखोर लगे हुए हैं। पिछले महीने इन दोनों प्रांत में भूकंप से कई लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। और पेरू में चक्रवाती तूफान याकू का कहर जारी है। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। स्थानीय निवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई मकान ढह गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। चक्रवात के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @PM_नेपाल हैक हो गया है। उनके ट्विटर अकाउंट में उनकी प्रोफाइल की जगह ब्लर की डिस्प्ले प्रोफाइल दिखाई दे रही है। अकाउंट के बायो में द NFT मार्केट प्लेस फॉर प्रो ट्रेडर्स लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 6,90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए आइए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्रॉम्स ने 2 गोल दागे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार पहली जीत मिल गई है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने तो खाता खोल लिया है, लेकिन उसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी। इसके अलावा दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है। गौरतलब है कि पहले फेज में हुए मैच में दिल्ली की टीम ने गुजरात को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने पहले दौर में फ्रांस के खिलाड़ी टोमा जूनियर पापोव को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में विश्व की 8वें नंबर की थाईलैंड की जोड़ी को 24-18, 21-14 से हराया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल में पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। चीन की झांग यी मान ने सिंधु को पहले मैच में 21-17, 21-11 से हराया।
रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बुधवार देर रात खेले गए अंतिम 16 के दूसरे लेग के मैच में करीम बेंजेमा ने दूसरे हाफ में गोल कर लिवरपूल को 1-0 से हराया। वहीं दोनों लेग को मिलाकर मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 6-2 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के अंतिम 8 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में विक्टर ओसिमेन के 2 गोल की मदद से इटालियन क्लब नेपोली ने अंतिम 16 के दूसरे लेग में आइंट्राचैट फ्रैंकफर्ट पर आसान जीत के साथ पहली बार चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले नेपोला ने पहले लेग में फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराया था। ज़्लाटन इब्राहिमोविच को लगभग 1 साल बाद स्वीडन टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालीफायर के लिए इस महीने के अंत में स्वीडन का सामना बेल्जियम और आज़रबैजान से होगा। घुटने की चोट के कारण एसी मिलान फॉरवर्ड को सीजन के अधिकांश समय के लिए दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि इब्राहिमोविच ने यूरो 2016 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल छोड़ दिया, लेकिन 2021 में विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान के लिए मैदान पर लौट आए थे। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने बुधवार को ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को 6-4, 6-4 से हराकर इंडियन वेल्स के अपने पहले सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच के शुरुआती चरणों में हल्की बारिश की देरी के कारण खेल रुकने के बाद टियाफो ने नॉरी को पहले सेट में 6-4 से शिकस्त दी और दूसरे सेट में भी जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और सार्वजनिक जगहों पर साफ टॉयलेट का ना होना महिलाओं के लिए हमेशा से एक बड़ी समस्या का कारण रहा है और इस कारण महिलाओं को अक्सर घर से बाहर निकलते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तेलंगाना के नारायणपेट जिले की पूर्व डीसी हरिचंदना दसारी ने एक बेहतरीन शुरुआत की। उन्होंने शी टॉयलेट्स की शुरुआत की। तेलंगाना के नारायणपेट जिले की तत्कालीन डीसी दसारी हरिचंदना ने महिला केंद्रित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और सार्वजनिक जीवन में दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव प्रयास किए। दसारी हरिचंदना ने महिलाओं के सामने आने वाली आम समस्याओं के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐसी बस डिजाइन की जिसे महिलाएं कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ये है मोबाइल शी टॉयलेट। अब महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये शी शौचालय कम खर्च में तैयार किए गए हैं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमने महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करते देखा है। अब हर वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय है, वो भी बिल्कुल स्वच्छ, ताकि महिलाएं अपनी बेसिक जरूरतों के कारण पीछे ना रह जाएं। बसों को शौचालय में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थायी शौचालय पूरी तरह व्यवहार्य नहीं होंगे, क्योंकि इनके उपयोग और रखरखाव के कई मुद्दे हैं। इसलिए हमने पुरानी बसों को नया रूप देकर शौचालय में परिवर्तित किया। दरअसल दसारी हरिचंदना ने इस तरह की बस बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो जानती थी कि जब एक महिला अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाती है तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब वो हैदराबाद नगर निगम में काम कर रही थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनवाए थे और उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रखा था। दरअसल नारायणपेट एक पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को कहीं आने जाने में बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि यहाँ महिलाओं की समस्याओं के संबंध में कोई खास जागरूकता नहीं थी। तब हरिचंदना दसारी ने शौचालयों का एक मॉडल तैयार किया और कोसगी नगरपालिका में मोबाइल शी टॉयलेट स्थापित किया। अब ये मोबाइल शी टॉयलेट एक उदाहरण बन गया है और इस तर्ज पर अन्य नगरपालिकाओं में भी शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।